एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम डीपीएसपी पढ़ने जा रहे हैं। एक ही लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो आपको नोट्स मिलेंगे, जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे, और जो बुक के जो नोट्स हैं वो भी आपको सारा एक ही पीडीएफ में अरेंज करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले ये जो नोट्स रहेंगे हैंड रिटन वाले, बाद में बुक वाले नोट्स रहेंगे, तो आपको जैसे पढ़ना होगा वैसे कवर कर लेना। लेकिन एक ही लेक्चर में हम ये वाला टॉपिक पूरा कवर करने जा रहे हैं। जो भी इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर करने जा रहे हैं। देखो, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ समझते जाएंगे। शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाकर लाया हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़े थे 22 पार्ट हैं, है ना। हमने 3 पार्ट पूरे डेप्थ में पढ़ा। फंडामेंटल राइट्स थे पार्ट 3 में, और पार्ट 4 अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा भी गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है, उनके बारे में बताया गया है। और अगर आपसे पूछता है कि डीपीएसपी का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक, क्योंकि 12 से लेके 35 तक तो हमारे पास फंडामेंटल राइट थे, और आगे 35 के बाद हम बात करें 36 से लेके 51 तक हमारे पास क्या आ गया, डीपीएसपीज आ गए। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पूरा कवर करा है तो 12 से 35 आर्टिकल आपको वैसे याद हो गए। आज 36 से 51 में से भी ऑलमोस्ट आप याद कर ही लोगे, तो आपके लिए बड़ा इजी बन जाएगा सारे आर्टिकल्स वगैरह याद करना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले पार्ट 4 में आता है हमारे पास आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। अब अगर हम आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लाए कहाँ से थे, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट पढ़ा था, बॉरोड फीचर्स हमने पढ़े थे, इसके बारे में हमने ट्रिक से समझा था कि डीपीएसपी हम कहाँ से लाए थे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। ठीक है, आयरिश हमने पढ़ा था ना आयरलैंड का, कि LSDPs नंबर 1 ट्रिक पढ़ी थी। LSDP यानी कि इलेक्शंस की हमने बात करी थी, और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करी थी। इसका मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। लेकिन क्या होता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि हमने तो आयरिश से लिए थे, लेकिन इन्होंने खुद कहाँ से लिए थे। तो अगर आयरिश वालों की बात करेंगे, इन्होंने खुद स्पेनिश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से कॉपी पेस्ट मारा था। क्लियर हो गया इतना फंडा यहाँ तक। क्या अभी तक जो आपको बताया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाले। छोटे मोटे एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में है। आर्टिकल कौन से हमने कहाँ से बोरो करा था, और आयरिश ने खुद ही कहाँ से बोरो करा था, ये भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पर। और ये एग्जाम, ये लोग बड़े पहले पता नहीं कौन से साल में यूपीएससी वाला क्वेश्चन था ये वाला, जो आपसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि आयरिश ने खुद इनको स्पेनिश से कॉपी करा था यहाँ पे। आगे बात करते हैं, कई बार ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जैसे आपको हार्ट एंड साउल को सिखाया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप बोलते हो आर्टिकल 32 को हम बोलते हैं, तो आर्टिकल 32 आप टिक कर लेते हो। तो हर बार थोड़ी ना कि आपसे वो आर्टिकल 32 के बारे में पूछता जाएगा, कुछ और भी पूछ सकते हो, तो हम वो भी आपके सामने लेकर आए। जो डीपीएसपीज हैं इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आएगी धीरे धीरे। डीपीएसपी इसकी बात करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो डीपीएसपी हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हैं, ये नोवल फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो नोवल फीचर्स हैं, इतना भी याद कर लेना। अब एक काम और कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आने वाले लेक्चर्स आपको किस तरह से चाहिए, इस फॉर्मेट में ही चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि व्हाइट बोर्ड में लेक्चर्स आएँ आगे पॉलिटिक्स जितने भी टॉपिक हैं। जैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो टेलीग्राम पे वोटिंग करवाई थी, टेलीग्राम पे आपने कहा था कि नोट्स चाहिए, ज़्यादा वोटिंग इसको पड़ी थी, तभी नोट्स फॉर्मेट में करवा रहा हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पर आपको नोट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, नोवेल फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ग्रैनुअल अस्टिन ने क्या कहा था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्शियंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 सेइंग्स जो है, कोट आप कह सकते हो, ये याद कर लेना किस किस ने क्या कहा था। नोवेल फीचर्स कहा अम्बेडकर जी ने, और कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था ऑस्टिन ने। इस तरह से याद कर लेना। ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। आगे चलते हैं। अब हम कुछ फीचर्स, सभी फीचर्स तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि डीपीएसपी एक्चुअली में है क्या है। आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगाना जरूरी है ना, कि डीपीएसपी करे जा रहा हूँ मैं, तो कहीं डीएसपी ना सोच लो वैसे वैसे करके। तो डीपीएसपी होते हैं क्या, वो भी हम कवर कर लेते हैं। फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये लाइन पूरी पढ़ लो एक बार, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। मतलब इसमें कहा गया, देखो ये एक्चुअली में एक तरह से राइट्स आपको दिए गए हैं ना। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो अलग से दे दिए आपको, कि फंडामेंटल राइट्स अलग से पार्ट 3 में रख दिए हैं, लेकिन ये भी आपके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम ऐसा था कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि कुछ चीज़ें अभी ऐसी जो हमें अभी जो सिटीजन्स इनको अभी कभी प्रोवाइड करनी है, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो हमने फंडामेंटल राइट्स के तौर पर उनको प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन कहा गया कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी तो हैं, लेकिन थोड़ा बाद में भी प्रोवाइड कर दी जाए तो कोई इशू नहीं है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जब इसमें डीपीएसपी की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, वो अलग कर दिए, ये भी एक तरह के आपको राइट दिए गए, लेकिन ये पूरी तरह से आपको उसी टाइम नहीं दिए गए थे। लेकिन कहा गया था कि डीपीएसपी से कि जब भी आपको ये
DPSP की बात करें, एक्चुअली में ऐसे आइडियल्स हैं जो कहा जाता है कि स्टेट को जब भी उन्होंने कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी लॉ वगैरह इनेक्ट करना है, तो किस तरह से कोई नई पॉलिसी बनानी है, इन DPSP को ध्यान में रखना है, इन DPSP को ध्यान पे रखते हुए इन पॉलिसीज़ को बनाना है। समझ गए हो? जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, DPSP का मतलब क्या है। जैसे आप एक काम करो, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं करते हो। लेकिन मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि आप इस टाइम टेबल को ध्यान पे रखते हो, दिमाग पे रखते हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वैसे कोई नई पॉलिसी बनानी है स्टेट को, तो उसने क्या करना है, जो DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इनको ध्यान पर रखते हुए पॉलिसीज जो भी आगे बनानी है। समझ गए हो? अब यहाँ पे जो DPSP में स्टेट है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जैसे हम पंजाब की बात करेंगे या अगर हम गोवा की बात कर लेंगे, ये वो स्टेट नहीं है। स्टेट आपको मैं मतलब पहले बता चुका हूँ, जैसे सेंट्रल हो गया, सेंटर में सरकार होगी, चाहे स्टेट में सरकार होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन स्टेट का हो गया, चाहे वो पार्लियामेंट हो गया, चाहे कोई कंपनी वगैरह होगी। इस तरह से स्टेट का मतलब हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। स्टेट में सब कुछ वो सब कुछ आ रहा है, समझ गए ना। ये स्टेट वो स्टेट नहीं जो पर्टिकुलर हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, वो स्टेट की बात नहीं करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, फीचर्स आपको समझ आ गया। लेकिन जो ये है ना, ये रकम DPSP की बात करते हैं, ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। मतलब ये जो है ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि जैसे फंडामेंटल राइट्स का क्या था कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया तो आप क्या करोगे, आर्टिकल 32 यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाओगे कि भाई हमारे राइट्स का वायलेशन हुआ है, ऐसे वैसे करके। ये जस्टिसेबल नहीं है। मतलब अगर इनका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट है, जो सरकार या स्टेट की सरकार चाहे सेंट्रल की सरकार जो भी मान के चलो, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे, उनको कोई जोर नहीं डाल सकता उनके ऊपर। या फिर ऐसा नहीं कि अगर वो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, वो चीज़ें नहीं करेंगे, इस जैसे इसमें लिखा हुआ कि जैसे इसमें कानून बनाया हो कि सभी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। अब किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो ऐसा नहीं कि वो आज सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा कि मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो उनको भाई इनको सुधारो, इनसे बातचीत वगैरह करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इसमें ये क्लियरली मेंशन करा कि नॉन जस्टिसेबल नेचर में जो थे इस तरह के जस्टिसेबल, वो फंडामेंटल राइट्स आ गए हैं, वो आपको अलग से पढ़ा दिए हुए हैं। ये एक तरह से बताया गया कि आपको क्या क्या करना है लोगों के लिए, समझ गए हो। ये जस्टिसेबल नहीं है नेचर में, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप इनको कोई गलती वगैरह तो सीधा कोर्ट में पहुंच जाओगे इनके वायलेशन वगैरह पे। अब इनको 3 तरह से क्लासीफाई करा हुआ है। DPSP की बात करेंगे, इनको 3 तरह से क्लासीफाई करा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि मुझे पता है पॉलिटिकल लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आपको मज़ा भी नहीं आ रहा होगा पढ़ने में, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज आपको थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा होगा और आने वाले टाइम पे भी मज़ा आएगा। इसके बाद जो टॉपिक्स है वो इंटरेस्टिंग ही है। अब आपको पॉलिटी जो है वो एंडिंग सेक्शन में पहुँच रहा है, पॉलिटी हम जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे अगर हम बात करेंगे, ये तो हमने पढ़ लेना है फीचर्स वगैरह। क्लासिफिकेशन की बात करें, तीन कैटेगरी में इसको रखा हुआ हमने DPSP को, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। जैसे देखो, एक यहाँ पे रहेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक रहेंगे गांधीयन और एक रहेंगे लिबरल, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ये आर्टिकल है ये कौन से प्रिंसिपल में आता है। जैसे आर्टिकल 38 जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है या गांधीयन में आता है, ऐसे भी पूछ सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल की है, गांधीयन प्रिंसिपल की है, या डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 38 क्या है। समझ गए? इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे कैसे बेस है, मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो, सोसाइटी का ध्यान रखना है, सोशल जो बातचीत यहाँ पे करी जा रही है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, सोशल समाज को देख के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते, कुछ आर्टिकल्स पढ़ते, आपको समझ आ जाएगा। इतना तो क्लियर होगा, 36 से लेकर 51 तक जो भी आ रहे हैं वो सारे DPSP के अंदर आते हैं आर्टिकल्स वगैरह। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे, जिसे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, मतलब लोगों के वेलफेयर को तो प्रमोट करना ही है, लेकिन सोशल ऑर्डर को ध्यान पे रखते हो। सोशल मतलब समझना सामाजिक तरीके से, पॉलिटिकल जस्टिस हो, इकोनॉमिकल जस्टिस हो, इस तरह से सभी जस्टिस प्रोवाइड करने लोगों को। जब उनका वेलफेयर करना है तो हर एक तरह से सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है, यानी कि सोशल सामाजिक बात करी जा रही है। और ये जो पूरी बात करी जा रही है ना, वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, इसका आर्टिकल 38 आता है। और जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, जैसे कहा गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। मतलब देखो, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, जैसे आप देखते हो कोई ज़्यादा मेरे को ज़्यादा गरीब है, किसी को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, किसी को कम दिए जा रहे हैं ना, ऐसा होता है जनरली वगैरह। लेकिन कहा गया कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर एक बंदा जो सेम तरह का होना चाहिए, इस तरह से करके। तो ये इनको फॉलो करने, इन बातों को सिर्फ इतना कहा गया। इसको मतलब पूरी सोसाइटी का ध्यान रखा जा रहा है, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गया। जैसे कहा गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे मैन हो चाहे वुमन हो, अगर वो इक्वल काम कर रहे हैं, चाहे वो इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पेमेंट देनी है।
ये नहीं कि वो मैन है तो उसको ज़्यादा देंगे, वुमेन है तो कम देंगे। अगर इक्वल काम किया तो इक्वल पे मिलना चाहिए, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। जैसे आपकी पुलिस में जॉब लग जाती है या आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो या आप एसपी बन रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की है एसपी तो उसकी सैलरी कम कर दो, लड़का है तो उसकी ज़्यादा कर दो, समझ गए? इस तरह से बातें कर गई थी। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन की डेवलपमेंट हेल्दी हो इसलिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सब कुछ भी सोशल सामाजिक बातें करी जा रही है ना। तो ये कौन सा आर्टिकल में सब कुछ आपको बताया ना, ये सब कुछ आर्टिकल 39 में आता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये कौन सा आर्टिकल में आता है? 39 में आता है। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं? आगे चलते आर्टिकल जो भी आगे 39 कवर कर लिया, फिर 39A भी आता है। इसमें कहा जाता है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, मतलब इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करो और फ्री में मदद करो, पुअर जो गरीब इंसान है उसकी फ्री में मदद भी करो, समझ गए? तो ऐसा कहा गया 39A में। ए आगे इसका मतलब बाद में अमेंडमेंट करके लाया हुआ था, वो भी हम समझ लेंगे इसमें अमेंडमेंट क्या हुए थे। जैसे पेम्बल में आता है ना कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, उससे क्या क्या ऐड किया था, बस ऐसे भी क्वेश्चन आंसर में कौन सा अमेंडमेंट हुए थे, क्या क्या ऐड करा गया था, वो सब कुछ भी हम कवर करेंगे। देखो जैसे ऐसा होना चाहिए ना भाई, इक्वल जस्टिस प्रमोट करना है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है पुअर को, कि भाई जैसे रिट्स की बात करेंगे या केस करना है, केस कोई किसी के खिलाफ केस वगैरह करना है, गरीब बंदा वो कहाँ से पैसे लाएगा केस करने के, तो भाई उसकी मदद की जाए। अब मेरा तो चला जाएगा कोर्ट में जाके कुछ ना कुछ केस कर लेगा, वकील कर लेगा, अच्छा गरीब बंदा क्या करेगा, तो सरकारी वकील प्रोवाइड करो, कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करो, ऐसे करके। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज वगैरह। राइट टू वर्क दो सभी को, राइट टू एजुकेशन दो बच्चों को, पब्लिक की मदद करो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई ओल्ड एज है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, उसकी मदद करनी है, इस तरह की स्कीम्स वगैरह बनाओ। आर्टिकल 41 में आ गया। ये सब कुछ किसके अंडर आ रहा है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर आ रहा है। जैसे 30 आर्टिकल आ गया, इसके अंदर 39 आ गया, 39A आ गया, 41, इसी तरह से 42, 43, 43 आर्टिकल भी किसके अंदर आता है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आता है। एक और बात करें टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इनटू पब्लिक हेल्थ, मतलब न्यूट्रिशन के लेवल को रेज करो, लोगों के रहने का स्टैंडर्ड जो है उसको इंप्रूव करो, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करो, हॉस्पिटल्स बनाओ, डिस्पेंसरीज बनाओ, सरकारी अस्पताल बनाओ, समझ गए इस तरह की बातें। आर्टिकल 47, ये सारी बातें किस में कही गई हैं? ये हमारे पास सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में कही गई हैं, समझ गए ना। तो स्टेट्स को से कहा गया जब भी तुमने कुछ काम करना है इन बातों का ध्यान रखना है, तो इन बातों को ध्यान रख के करा भी जाता है। हालांकि हर एक बात का ध्यान पूरी तरह से नहीं रखा गया, लेकिन रखा भी जाता है। और इन सभी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के जैसे आप देखते हो ना, 5 ईयर प्लान आता था, फिर आज के टाइम पर नीति आयोग आ गया है, इस तरह की कई सारी एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन भी बन चुकी हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी अलग से भी पढ़ लेंगे, तो फिलहाल से आपको बता रहा हूँ इनको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या करा जा रहा है। आगे चलते हैं, फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्या आता है हमारे पास? यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, चलो यहाँ पे वो पीछे म्यूजिक लगा हुआ था तो आवाज़ यहाँ पे आ जाए तो मुझे कॉपीराइट पड़ जाता है, फायदा कोई नहीं था मुझे इसका, तो इसलिए मैंने सोचा पहले म्यूजिक बंद करवा दें। म्यूजिक तो बंद किया नहीं, दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने अपना। तो चलो गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए। गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें, यहाँ पे गांधी जी के जो ड्रीम्स थे, जैसे गांधी जी भारत चाहते थे, उनकी बातों को पूरा करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं। तो वो गांधीयन प्रिंसिपल्स में आगे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, हर एक विलेज में पंचायत होनी चाहिए, उनको कुछ राइट्स देने चाहिए, वो अपने एंड पे कुछ कर सकें, क्योंकि गांधी जी कहते थे गांव पे सारा इंडिया बसता है, तो गांव के बारे में कुछ ना कुछ करना है, तो गांव को स्ट्रॉन्ग करना है, विलेज पंचायत होनी चाहिए। तो आर्टिकल 14 में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, समझ गए? प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। 43 भी आर्टिकल भी इसके अंदर आता है। 43 भी मतलब अमेंडमेंट करा गया है। फिर गांधी जी के प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग एक और यहाँ पे ऐड करा हो, जैसे प्रमोट करना है एजुकेशनल इकोनॉमिक, जो SCs हैं STs हैं उनके एजुकेशनल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, उनको एजुकेशन में कुछ जगह फीस में मतलब कम करनी है, फ्री कर देनी है, इकोनॉमिक बेसिस पे उनकी मदद करनी है। और जो बाकी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनको सोशल इनजस्टिस से बचाना है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। ये आर्टिकल 46 में सब कुछ मेंशन करा गया है और गांधी प्रिंसिपल के अंडर आता है, समझ रहे हो ना। एक तो यही याद करो कौन सा आर्टिकल क्या कहता है और किस प्रिंसिपल के अंदर आता है। प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंग तो ये भी था उनके जो ये, हालांकि 47 पहले भी था हमारे पास, उसमें 47 में ये चीज़ भी आती है कि जैसे शराब वगैरह हो गया, ड्रग्स वगैरह हो, इनको मना ही कर दो, इनका कंजप्शन लेना मना कर दो, बैन कर दो इन चीज़ों को, ठीक है, ये सब कुछ अलाउ नहीं करना है। तो ऐसी बातें भी यहाँ पे कही गई हैं। तो हालांकि मैं आपको कह रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि इनको इंप्लीमेंट करना, लेकिन इन बातों को ध्यान पे रखना है। फिर प्रोहिबिट, जैसे स्लॉटर ऑफ काउज की बात करो, या फिर कभी कहीं पे सूखा वगैरह पड़ेगा वहाँ पे मदद वगैरह करनी है, इस तरह की बातें आर्टिकल 48 ये भी गांधी प्रिंसिपल में आ सकती हैं। तो एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल आ गए, गांधी प्रिंसिपल आ गए। एक हमारे पास यहाँ पे आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में क्या आता है? यहाँ पे लिबरलिज्म, यानी कि जो खुले विचार वाले ना, उनकी सोच को भी यहाँ पर ऐड करा गया। तो हमारा भाई देखो संविधान जो है बड़ा ही खतरनाक था, चाहे हमने बड़े जगह से बोरो वगैरह करा है, लेकिन इसका मतलब है
कि हमने बहुत कुछ सीखने के बाद हमने अपने संविधान को बनाया है, और तभी तो इतना सब कुछ यहाँ पर ऐड हो सका है, इतने बेस्ट में बन सको, लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारा। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, हालांकि अभी इसके पर काम करा जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, ईजी भी नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, आर्टिकल 44 हमारे पास क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा गया कि सभी सिटीज के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप में से शायद कोई ना नहीं भी समझ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में कई तरह की चीज़, जैसे देखो एक होता है ना, जैसे किसी ने क्राइम वगैरह करा है, तो क्राइम करे तो ठीक है भाई, जैसा जो मर्जी हो उसको मतलब सेम सज़ा दी जाएगी। या फिर जैसे अगर इलेक्शन वगैरह कहीं पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे चाहे वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है सभी को, तो वो भी तो अलग चीज़ होगी। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं किसी ने चोरी की, कोई हिंदू है उसने चोरी कर ली, कोई मुस्लिम है उसने चोरी की, कोई सरदार उसने चोरी कर ली है, अब तीनों ने चोरी की तो तीनों को सेम सज़ा मिलनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या ये नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रिमिनल वाले कोड है ना। आईपीसी लगता है, आईपीसी की धारा ये, आईपीसी की धारा वो, उसके अकॉर्डिंग आपको वो कर जाता है, ये सब कुछ वो चीज़ें हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी के लिए सेम रूल्स हों। सेम रूल्स मतलब जैसे अगर बात करें मैरिज एक्ट की बात करेंगे, तो किसी धर्म में एक शादी करने को बोलते हैं, किसी में एक से ज़्यादा भी अलाउड वगैरह है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि सभी धर्मों के लिए सेम तरीका हो। जैसे सभी धर्मों में एक ही शादी करने को बोला जाए, ज़्यादा एक से ज़्यादा शादी वगैरह ना हो, लेकिन एक शादी का तरीका जैसा मर्जी, चाहे तुम मतलब हवन करके करो, चाहे तुम कैंडल की हेल्प से करो, कैंडल यूज़ करके कैंडल जला के करो, चाहे मतलब मौलवी जी को बुलाओ उनकी मदद से करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन एक शादी करो। समझ क्यों? ये है मैरिज का मतलब। इसी तरह से जैसे समझ रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सबके लिए सेम तरह के कानून बनने चाहिए, कोई भी धर्म वगैरह हो, उस तरह की हम बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आ जाती है। और भी कई सारे एग्जाम्पल, मैं आपको बेसिक से एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। इस वजह से बेस्ट एग्जाम्पल आती है कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि चाहे आप जिस मर्जी धर्म को बिलोंग करते हो, तो सभी रूल्स वगैरह सब कुछ सेम रहने चाहिए। इस तरह से यहाँ पे बातें करी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझ आ रहा होगा। आपको जो मैंने एग्जांपल दी थी, एक एग्जांपल से आपको आइडिया लग गया होगा। या फिर डिवोर्स की बात करते हैं, किसी को डिवोर्स वगैरह देना है, तलाक वगैरह देना है, तो उसके लिए चाहे कोई भी धर्म हो तो तरीका सेम होना चाहिए। समझ गए? इस तरह की बातें, मतलब एक ही प्रॉपर एक्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सभी जो काम वगैरह करें, ये सारी बातें हो जाती हैं। ये आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। आगे चलते हैं, टू प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो ये किस में आ गया? देखो मतलब एक है ना, ये ओपन माइंडेड पर्सन की थिंकिंग है ना ये वाली, तो लिबरलिज्म वगैरह यहाँ पर आ गया, तो वो थॉट्स भी यहाँ पर ऐड करे गए। तो आपको समझ आ रहा होगा, गांधीयन प्रिंसिपल्स को भी ऐड करा गया है, ये लिबरलिज्म को भी ऐड करा गया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को भी ऐड करा गया है। फिर यहाँ पे जैसे कहा जाता है टू प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। मतलब जब तक बच्चे 6 साल के हो जाते तब तक उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और ये होता भी स्टेट्स वगैरह में जनरली होता भी कि 6 साल तक जो है वो प्रोवाइड करते हैं, फिर बाद में 6 से लेकर 14 ईयर्स तक तो सेंटर प्रोवाइड करता है, 0 से लेकर 6 ईयर्स तक जो बाकी नॉर्मल स्टेट जैसे पंजाब, यूपी, ऐसे तक उनको 6 साल तक तो कंपलसरी कि अपने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को। छोटे बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक जो है सेंटर अपने कंट्रोल में कर लेगा, वो अपने हिसाब से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 45 आता है ना, कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स तक जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो फ्री प्रोवाइड करनी है। इस तरह से इसमें एक एग्जांपल और बेस्ट आते हैं हमारे पास, जैसे वो होती है ना गोद लेने वाली, है ना, तो वो भी है कि सबके लिए सेम रूल होना चाहिए कि तुम्हें कोई बच्चा अडॉप्ट वगैरह करना है तो इसके लिए प्रॉपर, हालांकि प्रॉपर रूल वगैरह बने हुए, सबके लिए सेम ही कानून वगैरह रहता है। तो जैसे आपको सभी को पता ही होगा कि किसी को बच्चा वगैरह गोद लेना, तो उसके लिए जैसे मैक्सिमम एज अगर 4 साल का बच्चा लेना तो एक सिंगल पेरेंट की बात करें 45 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और जो बीच का गैप है, जो बच्चा अडॉप्ट करना है और जो भी पेरेंट होगा वो कम से कम 20-25 साल का गैप होना चाहिए। इस तरह की बातें होती हैं। और वो जो अगर कपल है तो वो कपल जो है वो कम से कम 2 साल तक उनका रिलेशनशिप जो सही चलना चाहिए। इस तरह की बड़ी सारी बातें होती हैं। वो सब कुछ किसके अंदर था? यूनिफॉर्म सिविल कोड का। मतलब आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैरिज वाले एग्जाम्पल से। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। फिर इसी में और क्या आता है, जैसे टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करें, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इम्प्रूवमेंट वगैरह करनी है वो सभी बातें यहाँ पर करी गई हैं। जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो आती हैं उनको प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करना। कोई भी ऐसी चीज़ जो नेशनल इंपॉर्टेंस में होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दो, आर्टिकल 50 आ जाता है, या 49 है, 48A है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, 51A है। ये सब कुछ किस में आ जाता है? ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में रहता है। तो 36 से लेकर 51 तक सभी आर्टिकल्स कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए, आप सबने देख ही होंगे। एक बार फिर से वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना, सब कुछ कवर हो जाएगा।
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला जब आपके सामने है न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कुछ जो भी आपको तो मैंने हालांकि सभी पढ़ा दिए, लेकिन कुछ बाद में ऐड, जैसे प्रेमबल आप पूरा पढ़ते हो ना आज के टाइम पे देखते हो, उसमें अमेंडमेंट होती है, 3 वर्ड्स बाद में ऐड करे गए थे। हालांकि आज के टाइम पे तो सब कुछ है, लेकिन जब प्रेमबल बना था उसके उस टाइम पे कुछ 3 वर्ड्स नहीं थे, वो अमेंडमेंट के बाद 3 वर्ड्स ऐड करे गए थे। वैसे आपको DPSP तो मैंने सारे पढ़ा दिए, लेकिन जब ये बने थे तब सभी नहीं थे, इसमें कुछ ऐड करेंगे। वो कौन सा ऐड करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की बात करेंगे, इसने 4 नए DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड करे थे। सॉरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने तो बहुत कुछ ऐड कर लिया। इसने 4 DPSP ऐड करे थे, आर्टिकल 39 वाला, 39A, 43A, 48A, ये 4 आर्टिकल्स इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड करे थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, इसने एक DPSP जो है यहाँ पर ऐड करा था। पता नहीं क्या फंस गया गले में, अभी खांसूंगा तो आपको पता नहीं, अगर किसी ने ईयरफोन लगाएंगे तो डर ही जाएगा, इसलिए मैं खांसूंगा नहीं अभी। 44th अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, 1978 का जो आता है, इसने एक DPSP ऐड करता है जो आर्टिकल 38 में आता है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 की बात करेंगे, इसने सब्जेक्ट चेंज कर दिया था। देखो आर्टिकल 45 था ना, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया था, कहा दिया था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट बना दो उसको। मतलब पहले क्या हुआ करता था, 0 से लेकर 14 ईयर्स तक पूरी जो है वो सारी जिम्मेवारी सेंटर को दी गई थी, लेकिन अब 0 से लेकर 14 ईयर तक स्टेट को भी जिम्मेवारी दी हुई थी, जो पर्टिकुलर स्टेट जनरल जिसको हम कहते हैं उस स्टेट की बात करें। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, कहते कि 0 से लेकर 6 ईयर तक स्टेट संभाले, उसके बाद सेंटर संभाल लेगा। तो जो हमारे पास ये वाला आता है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो इसको फंडामेंटल राइट 21A के अंडर बना दिया था। तो यहाँ से मतलब जो पूरा हटा के ना, आधा पोर्शन हटा के, तो वो फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया था। जो फंडामेंटल राइट्स में 21A आर्टिकल आता है, वो इस आर्टिकल 45 से उठा के तो वहाँ पर ऐड करा था बाद में। और 97th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 2011 वाला, इसमें भी एक DPSP ऐड करा गया था, आर्टिकल 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो रिलेटेड होता है। क्लियर हो गया? तो DPSP आपको जो है समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर लास्ट एंड करेंगे इसका। अब इसका कुछ मतलब, इसको कहते हैं ना वो करना, जैसे हिंदी में आलोचना वर्ड कहा जाता है, वो इसके करना, वो भी कुछ वैसे कुछ सेइंग्स में कोर्ट्स में वो भी आप देख लो। जैसे केटी शाह ने क्या कहा था, ये क्या है, केटी शाह ने स्टेटमेंट दी थी, अ चेक ऑन अ बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। मतलब ये DPSP ऐसा चेक है, मतलब इस तरह की इनकी हालत है जैसे कोई बैंक चेक पे कर, जैसे चेक बनाना तो वो चेक बैंक वाला आपको चेक दे दिया, लेकिन वो जो है उसको उसमें से पैसा तभी निकाल सकते हो जब बैंक लो करेगा। समझ गए ना? चेक तो प्रोवाइड कर देगी, जब तक बैंक परमिशन देता है पैसा नहीं निकाल सकते हो। DPSP भी वैसे ही है ना, कि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसमें वो ऐसा तो नहीं ना बनाया कि वो कंपलसरी है, जो भी चीज़ें लिखी हैं आपको देनी है। जब उनकी परमिशन होगी, मर्जी होगी, तभी आपको देंगे। ऐसे आपको खाली आपके सामने DPSP ला के रख दिए हैं, ये ज़रूरी नहीं को मिलेंगे ही मिलेंगे, वो जब उनकी मर्जी होगी तो आपको मिल जाएंगे। इस तरह से केटी शाह का कहना था। TT कृष्णमाचार्य का कहना था, अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट्स। ये अब स्टेटमेंट्स पढ़ते जाओ। N श्रीनिवासन ने कहा था, These directives are neither properly classified nor logically arranged। इस तरह से कई सारी सेइंग्स हैं, वो भी आपको देख लेनी है। और आपको पता है कंप्यूटर क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आज सेकंड डे था, तो इन वीडियोस को भी शेयर करते जाओ, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब कुछ भी है। तो ये वीडियोस को जिस तरह से आप यहाँ पे वीडियोस को सपोर्ट करते हो उसी तरह से सपोर्ट करते रहना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। थैंक यू, जय हिंद।